बैटिंग लाइन को जानदार बनाने का मिशन, बैट्समैन बढ़ाया, बॉलर घटाया। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां। आजम खान, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह 15 रुकनी स्क्वाड से बाहर। सरफराज अहमद, हैदर अली और फखर जमान की एंट्री। शोएब मकसूद का मेगा इवेंट शुरू होने से पहले खत्म। शोएब मलिक के डूबते करियर को फिर से सांसें मिल गईं। शोएब मकसूद कमर में इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। डॉक्टर्स ने उन्हें मजीद आराम का मशवरा दिया है। शोएब मकसूद का सफर तमाम हुआ तो शोएब मलिक के लिए दरवाजा खुल गया। साबिक कप्तान को नेशनल T20 कप में उम्दा परफॉर्मेंस का सिला मिला। उन्हें शोएब मकसूद की जगह टीम में शामिल कर लिया गया। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले मेगा इवेंट में पाकिस्तान टीम पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत से खेलेगी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। वर्ल्ड कप करीब है और पाकिस्तान का स्क्वाड भी फाइनल हो गया है। 4 तब्दीलियां हुई हैं, 4 प्लेयर्स हैं जिनको निकाला गया, जबकि 3 प्लेयर्स हैं जिनको वापस लाया गया। और सबसे बड़ी बात और शायद अजीब भी कह लें वो ये है कि शोएब मलिक 4 दहाइयों पर मुहित करियर है, लेकिन वो फिर से उन्हें टीम में ले लिया गया है, टीम में वापस आ गए हैं। क्या वजूहात हैं? अभी तक शोएब मलिक को ही बार बार क्यों खिलाया जा रहा है? क्या उसका मुतबादिल नहीं मिल सका? इस पर बात करेंगे। और जो तब्दीलियां हुई अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, फाइनल हुआ, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रहमान, मौजूद होंगे तलाल डार हैं स्पोर्ट्स तजज़ियाकार, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया तलाल प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा ये तब्दीलियां हुई, क्या तवाजुन जो है अभी बेहतर है, ठीक है टीम का? जी बिल्कुल, जिस तरह की इन्होंने पहले टीम इन्होंने सेलेक्ट की थी उसके मुकाबले में तो अब बहुत बेहतर है। यानी कि अगर हम पहले देखें तो जिस तरह आजम खान, शोएब मकसूद, खुशदा को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया था, और आप देख लें कि उनकी टीम का नेशनल T20 में क्या हाल है कि तीनों एक ही टीम में थे और उनकी टीम इस आखिरी नंबर पे है। तो जिस टीम का नेशनल T20 में कुछ नहीं बना सकेगी खिलाड़ी, उन्होंने वर्ल्ड कप में अश्विन और अक्षर पटेल और जडेजा के सामने। अच्छा, आजम खान के बारे में बातें हो रही हैं। बाकी प्लेयर्स थे जैसे शोएब मकसूद हैं, वो तो इंजर्ड हो गए और उनकी जगह शोएब मलिक को खिला लिया गया। ये तो शोएब मलिक की किस्मत थी। लेकिन जो आजम खान है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनमें पोटेंशियल है, लेकिन आगे भी उनको खिलाने के चांसेस हैं आगे, क्योंकि सीरीज आ रही है। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं एज अ प्लेयर? क्या उनको आगे भी खिलाया जाना चाहिए या अभी उनको रेस्ट देना चाहिए? और जो अभी स्क्वाड में आए हैं प्लेयर्स, उनको 2-3 सीरीज में वर्ल्ड कप के बाद भी मौका देना चाहिए? जी बात ये ना कि आजम खान में तो ऑब्वियसली टैलेंट तो उनमें थोड़ा बहुत आ ही जाता है। जब आपके फादर इतने बड़े क्रिकेटर हो, मोइन खान 92 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के मेंबर थे, इतना सा पाकिस्तान का पार्ट रहे, उनकी अपनी क्रिकेट एकेडमी है कराची में। अब देखें एक आम लड़का है, वो उसको बड़ी मुश्किल से बारी मिलती है नेट्स में खेलने की, बड़ी मुश्किल से उनको मैच के अंदर मौका मिलता है। दूसरी तरफ जब आपके फादर मोइन खान हो तो वहाँ पे एकेडमी में उनके सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी ख्वाहिश होती है कि यार मैं आजम खान को बॉल करा लूँ तो शायद मोइन खान की मेरे पे नज़र पड़ जाएगी। तो वो मोइन खान ने बताया था कि वो रोज़ाना उनको 100 छक्के मारने का टास्क दिया जाता है, उसके लिए उनको 300-400 बॉलें तो रोज़ाना खेलते होंगे। तो जब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्लेयर तो बन ही जाते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब आप बड़े मैच में खेलते हैं और प्रेशर की बात आती है। तो मेरे ख्याल से अभी इनको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। CPL के लिए वहाँ पे इतनी कोई खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। PSL में 3-4 सालों में टोटल 150 किए हैं इन्होंने, तो इनको अभी और खेलना पड़ेगा। इनको इस तरह फास्ट ट्रैक करके टीम में लाने से इनका अपना कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमें अब्दुल रहमान ने भी ज्वाइन किया है, टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पूछना आपसे ये चाहूंगा कि क्या अभी शोएब मलिक के बारे में बात करते हैं कि जब उन्होंने डेब्यू किया, अभी कुछ प्लेयर्स वर्ल्ड कप स्क्वाड में ऐसे हैं जो उस वक्त पैदा भी हुए थे, तो क्या इसकी क्या वजह है कि बार बार उन्हीं को खाना पड़ रहा है? क्या मुतबादिल नहीं ढूंढ सके उसका? यार सबसे पहली बात तो सीनियर प्लेयर सीनियर ही होता है। यंगस्टर के लिए वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है कि जिन्होंने अभी इतनी क्रिकेट भी नहीं खेली, पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट भी ना इतनी खेली हो, परफॉर्मेंस भी ना हो, तो वर्ल्ड कप इज बिग इवेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। तो उसमें आप जूनियर्स के साथ सीनियर्स भी चाहिए होते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही है कि दुनिया में जितनी भी टीमें सेलेक्ट हुई हैं उसमें सब में ज्यादा सीनियर प्लेयर को तरजीह दी गई है। तो शोएब मलिक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, दुनिया की सब लीग्स भी खेलते हैं और डिजर्व करते हैं तो ये वर्ल्ड कप खेले। मेरा ख्याल है कि उनका ये अपना कैरियर का लास्ट वर्ल्ड कप होगा, इसके बाद वो रिटायरमेंट भी
शायद अनाउंस कर दे। वनडे टेस्ट से तो कर चुके हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है टीम को कि जो बच्चों को साथ लेके चल सके। अब सारे यंग प्लेयर होंगे तो उनको अगर जब घबराहट होगी तो कौन से ऐसे प्लेयर्स जो आपके ग्राउंड में होंगे, जो अच्छे मशवरे देंगे, जो उनको कैप्टनसी में मदद करेंगे। ये पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं, तो इन्होंने बहुत सारी टीमों के कप्तान रह चुके हैं, बहुत बड़ा तजर्बा है ग्राउंड के अंदर। तो बाबर आजम के लिए एक वेरी गुड ये डिसीजन है। अगर ये इनके साथ रहेंगे तो उनको बड़ी अच्छी चीजें बता सकते हैं ग्राउंड में। और वर्ल्ड कप इन्होंने 2-3 भी खेले हुए हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में ये कैप्टन भी थे पाकिस्तान टीम के। तो इस वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऐसे प्लेयर्स का होना जरूरी है। यंगस्टर्स के लिए एक इवेंट वर्ल्ड कप नहीं है, उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। PSL है, बहुत सारी लीग्स हैं कि यंगस्टर वहाँ आके अपने आप को मनवाए। वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारी क्रिकेट है, तो यही फ्यूचर है पाकिस्तान का। अगर वो इस वर्ल्ड कप में नहीं कोई बच्चा सिलेक्ट हो सका या कोई प्लेयर नहीं सिलेक्ट हो सका, तो उसके आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी क्रिकेट बाकी है, तो वो खेल सकते हैं। तो इन सीनियर्स के लिए ये अच्छा चांस था। इनके तनोर का आखिरी वर्ल्ड कप है, तो अभी ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी ये फॉर्म में था, तो ये अच्छा है पाकिस्तान टीम में ऐसे प्लेयर्स का आना जो सीनियर्स हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है, टीम की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, कप्तानी बड़ी आसान हो जाती है, ग्राउंड में चीजें बड़ी अच्छी हैंडल हो जाती हैं। तो ये चीजें मैटर करती है जो बड़ा इवेंट होता है लाइक ए वर्ल्ड कप। तो अब्दुल रहमान ये भी बताइएगा कि फिर ये फेलियर किसका है, या इसका जिम्मेदार क्या कौन है कि अभी तक शुएब मलिक का जो बदल है या उसका मुतबादिल या उस कैलिबर का प्लेयर अगर वो जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे आप अभी बात कर रहे थे, तो हम उस कैलिबर का प्लेयर अभी तक नहीं ढूंढ सके। वो इसलिए कि पाकिस्तान में पहले स्कूल लेवल अकेडमीज, उसके बाद क्लब क्रिकेट ये बहुत अच्छी होती थी, तो तब प्लेयर्स भी मिल जाते थे। पिछले 10-12 साल से ना पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, इनमें कहीं भी काम नहीं हो। पहले आप देखें 2008-9 तक PCB की अपनी अकेडमीज लगती थी, अब वो भी नहीं लगती। तो प्लेयर्स कहाँ से आप डेवलप करेंगे? प्लेयर एक PSL से तो नहीं ना हम डेवलप कर सकते। PSL से जो प्लेयर आते हैं वो एक आधा प्लेयर आपको सीजन के बाद मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान की डिपार्टमेंट क्रिकेट से भी आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलते थे। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपकी प्लेयर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो चीजें नहीं होती। तो इसलिए हमें प्लेयर्स ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है और लेट प्लेयर्स मिलते हैं। अगर यही प्लेयर्स जो PSL में खेल रहे हैं ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेले, अकेडमीज में खेले, इनको ग्रो किया जाए, इनके साथ काम किया जाए, एक साल इनको पहले डोमेस्टिक और अकेडमीज में इनको तैयार किया जाए, फिर पाकिस्तान टीम को मिलेंगे, तो फिर ये लंबी रेस के घोड़े बनेंगे और लंबा पाकिस्तान को सब कर सकेंगे। तो ये चीजें मिसिंग है। आई होप कि अभी बहुत सारी चीजें चेंजिंग हो रही है रमीज भाई के आने से, वो भी फोकस क्लब क्रिकेट और नीचे ग्रास रूट लेवल पे है। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, कि उम्मीद है कि आते साल बहुत अच्छे डिसीजन, ब्रेव डिसीजन किए उन्होंने जो क्रिकेट के लिए अच्छे हैं और फायदा होगा इस चीज का। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर ये इंशाल्लाह लंबे रहे PCB में, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा कि पाकिस्तान को आने वाले वक्त में विद इन 1-2 ईयर्स आप देखिएगा बहुत सारे प्लेयर्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तलाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वापसी हुई है सरफराज की, परफॉर्म भी कर रहे थे अच्छा, तो इस वापसी पे आप क्या कहेंगे? जो एडिशन हुआ है इसमें वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो क्या कितना असर पड़ेगा स्क्वाड पे? देखें, सरफराज अहमद की भी पाकिस्तान को उसी तरह जरूरत है जिस तरह शुएब मलिक की, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है। आपको डग आउट के अंदर आप देखिए कि इंडियन टीम में मेंटोर के तौर पे वहां पे डग आउट में MS धोनी को क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया कि MS धोनी का एक्सपीरियंस है, विराट कोहली को मशवरे देंगे, जहां पे वो फंसेंगे कि भाई समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वहां पे उनको बताएंगे कि इस बॉलर को लाओ या बैटिंग ऑर्डर इस तरह से चेंज करो। तो उस तरह आपको डग आउट में बड़ी जरूरत होती है कि इस तरह के कोई एक्सपीरियंस एक सीनियर खिलाड़ी हो, और सरफराज अहमद की आपको उस तरह भी बड़ी जरूरत है। और हो सकता है कि दुबई में जहां पे बॉल काफी टर्न हो रहा होगा, वहां पे आपको सरफराज अहमद की जरूरत पड़ सकती है इंडिया के खिलाफ मैच में, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा प्रेशर गेम होगा। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है उससे ज्यादा प्रेशर तो किसी मैच का भी नहीं होता। और जाहिर बात है जब आपके यंगस्टर फंसेंगे वहां पे शायद आपको सरफराज अहमद की भी जरूरत पड़ जाए। तो इस लिहाज से सरफराज अहमद की इंक्लूजन बहुत अच्छी है, और नेशनल T20 में भी उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है सिंध की तरफ से। अच्छा अब्दुल रहमान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आसिफ अली है, आसिफ अली ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट वो अभी तक वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, PCB के इस डिसीजन को या इस सिलेक्शन मेथड को? अब्दुल रहमान, आप हमें सुन पा रहे हैं?
ठीक है, अब्दुर्रहमान से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तलाल, मैं पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद हसनैन की जगह बैट्समैन को खिला लिया, तो आप क्या मोहम्मद हसनैन की जगह बॉलर की जगह एक बॉलर ही खिलाना नहीं चाहिए था? क्योंकि टीम का बैलेंस आउट हो गया, हमने जो बॉलर था वो निकाला, उसकी जगह बैट्समैन खिला लिया। मोहम्मद हुसनैन के बाहर होने में इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा हमने फास्ट बॉलर रखा स्क्वाड के अंदर। आपके जो 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे मैच के अंदर, उनमें ज्यादा चांसेस हैं, एक तो शाहीन अफरीदी फॉर्म में, एक हसन अली और एक हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम में से एक खेले, एक बाहर बैठेगा। तो ऐसे में आपके 2 अननेसेसरी बॉलर हो जाने थे, 2 आपके बॉलर डगआउट में बैठे होते। ऐसे में आपको जरूरत थी कि बाकी एक फखर जमान के जैसा बैट्समैन होता आपके पास, जो कि आप किसी भी मैच में उसको यूज कर सकते हैं जहां पे आपको जरूरत महसूस होती है कि इस मैच में हमें शुरू के ओवर में ज्यादा रन चाहिए। तो उस लिहाज से मोहम्मद हुसनैन के बाहर होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा मोहम्मद हुसनैन ने नेशनल T20 में भी उनका ये जो इस वक्त चल रहा है 9 से ऊपर का उनका इकोनॉमी रेट है, तो इस वजह से उनको ड्रॉप करना पड़ा। तो उसमें मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा उनके बाहर होने से। अच्छा, तो आसिफ अली पे आप क्या कहते हैं? आसिफ अली अभी तक वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, हालांकि कुछ जो नेशनल T20 था वो एक नेशनल इवेंट था, उसमें परफॉर्म नहीं कर सके, वो वर्ल्ड कप में उस तरह से कैसे परफॉर्म करेंगे या किन बुनियादों पे उनको अभी तक स्क्वाड में रखा गया है? आसिफ अली को शायद इसीलिए रखा गया क्योंकि यूएई के अंदर जो हमने देखा कि जब पीएसएल के एडिशंस होते थे वहां पे उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को जब उन्होंने चैंपियन बनवाया था आसिफ अली ने, उसमें बड़ी बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस थी। आपको याद होगा इनका कामरान अकमल ने फाइनल में कैच छोड़ा था 2018 की पीएसएल में, और उसके बाद इन्होंने हसन अली को एक ओवर में 3 छक्के लगा दिए थे। तो वो यूएई में मैच हुआ था और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी इंक्लूजन है कि हो सकता है कि किसी मैच को भी इस्तेमाल किया जा सके। अच्छा, फखर जमान का इंक्लूजन, क्या इसको कैसे आप देखते हैं? फखर जमान का जैसे मैंने पहले कहा कि फखर जमान जिस इंडिया के खिलाफ हमें पता है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जिस तरह की धुआंधार इनिंग्स खेली थी, जडेजा को, अश्विन को उन्होंने उस मैच में बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था। हालांकि पाकिस्तान पिछले 5-6 साल में जब भी इंडियन स्पिनर्स के सामने आए तो पाकिस्तानियों ने स्ट्रगल किए हैं। इवन बाबर आजम जो हैं वो बड़ा स्ट्रगल करते हैं इंडियन स्पिनर्स के खिलाफ। तो हमने देखा है पिछले 5-6 साल में अगर कोई पाकिस्तानी बैट्समैन है जिसने इंडियन स्पिनर्स को डोमिनेट किया है तो फखर जमान थे, क्योंकि उन्होंने जो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हुआ था उसमें बड़ा अच्छा खेले थे। इवन 2019 का वर्ल्ड कप जो था पाकिस्तान मैच हार गया था इंडिया से, लेकिन उसमें भी फखर जमान ने 50 की थी। तो उस लिहाज से फखर जमान जो है उनकी जरूरत थी टीम को, तो उनको तो शामिल कर लिया, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फखर जमान को आपने फिर पहले क्यों नहीं टीम में शामिल किया? क्योंकि आकिब जावेद ने जैसे कहा कि आपने जब इतनी ज्यादा चेंजेस करते हैं तो आप दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवाते हैं। तो 4 तो इन्होंने चेंजेस ऑलरेडी कर दी, तो पूछने वाली बात यह कि आपने लोगों को फिर पहले क्यों नहीं सिलेक्ट किया अगर आप इनको बाद में सिलेक्ट करना था? अच्छा, तो एक बात बताइएगा कि जो सिलेक्शन है, जैसे दूसरी टीम्स हैं उनकी अनाउंसमेंट वर्ल्ड कप स्क्वाड की अभी कुछ अर्सा पहले अनाउंसमेंट हुई है या अभी हो रही है, तो अगर देखा जाए पाकिस्तान के स्क्वाड को तो बहुत जल्दी जो है वो अनाउंस कर दिया गया, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वैसे तो ये 10 सितंबर की डेडलाइन थी। आईसीसी ने तमाम टीमों को ये कहा था कि आप 10 सितंबर तक तमाम अपनी टीमें जमा करा दें, लेकिन आपके पास 10 अक्टूबर तक टाइम होगा कि आप उसमें कोई रद्दोबदल करना चाहें तो कर दें। तो एक अफगानिस्तान ने सिर्फ एक चेंज की थी, वो भी उनके जो है कुछ खिलाड़ियों को मसला था टीम से खेलने में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। उसके अलावा किसी टीम ने कोई चेंज नहीं की। सबने जो अपनी 10 सितंबर को टीम्स अनाउंस की थी उसी को लेकर चल रहे हैं। एक ये वाहिद पाकिस्तानी टीम है जिसमें एक तो चलो शोएब मकसूद की इंजरी की वजह से आपको जरूरी थी चेंज करनी, बाकी आपको 3 जो है परफॉर्मेंसेस की वजह से चेंजेस करनी पड़ी। अच्छा, तो जो पहला मैच है हमारा वर्ल्ड कप में वो इंडिया के साथ है, तो क्या लगता है ये रिवायत है हारने की वो बरकरार रहेगी या रिवायत को तोड़ पाएंगे? देखें, बात वही है कि इंडिया के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान ने इसी वजह से हारते हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि प्रेशर होता है। शुरू में 2-3 विकेटें गिरती हैं और हाथ पैर फूल जाते हैं सारे प्लेयर्स के। तो देखते हैं, थोड़ी सी चेंज करने की जरूरत है। हमेशा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हमने देखा है पिछली 3 बार कि पहले बैटिंग करते हैं और फिर इतना ज्यादा स्कोर नहीं करते और हार जाते हैं। तो मे बी इस दफा अगर उनको पहले बैटिंग करने का मौका दें, थोड़ी सी चेंज करें। वैसे तो हम चेस करने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन दुबई का ऐसा पिच है जहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। वहां पे अगर आपने पहले बैटिंग करते हुए 130 या 140 बनाए तो समझ लें आप पहली इनिंग्स के आखिर में ही आपके प्लेयर्स हार जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहले बॉलिंग की, उनको 130 से 140 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया,
तो मे बी आपके प्लेयर्स का मोराल थोड़ा हाई और वो उसको टोटल को चेस कर लें। ठीक है, यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। तलाल डार हमारे साथ है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड पर और तब्दीलियों पर बात हो रही है, वापस आते हैं ब्रेक से और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड पे, तब्दीलियों पे और पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से। तलाल डार हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे पूछना चाहूंगा, क्या फखर जमान, सरफराज अहमद और ये जो तब्दीलियां हुई हैं, आप मुतमईन हैं इससे? ये बैलेंस हो गया क्या स्क्वाड अब? देखिए, जिस तरह से पहले टीम का ऐलान किया गया था उसमें कुछ खामियां तो जरूर पाई जा रही थी और ये बुनियादी तौर पर तो सिलेक्शन कमेटी की सलाहियतों के ऊपर और उनके ऊपर सवालिया निशान है कि उन्होंने पहले किन खिलाड़ियों को मुंतखब किया और वो अपनी खिलाड़ियों, मुंतखब करदा खिलाड़ियों को उसका दफा नहीं कर पाए, उसके ऊपर एतमाद बरकरार नहीं रख पाए। दूसरी तरफ ये लोग पाकिस्तान की आवाम से, ये शायकीन क्रिकेट से कहते हैं कि उनको एतमाद दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो ये लोग तो अपने ही मुंतखब करदा खिलाड़ियों को एतमाद देने में और उनको सपोर्ट करने में नाकाम रहे हैं। जहाँ तक तवाज़ुन की बात है, ठीक है, बिल्कुल इनके आने से इसके ऊपर भी आप देखेंगे कितनी ज़्यादा जो रिजर्व प्लेयर जो आपने अनाउंस किए थे उनमें से तो आपने शामिल नहीं किया सुहेब मकसूद को। अगर अनफिट हुए हैं तो रिजर्व प्लेयर तो आपने इसीलिए रखे ना कि रिजर्व में से आप उसको शामिल कर लेंगे। फिर आपने रिजर्व में से नहीं लिया। शुएब मलिक तो रिजर्व प्लेयर नहीं थे, वो तो कहीं बाहर से आए हैं। और उसकी तरह जब आप दूसरा देखते हैं तो सरफराज अहमद को जैसे टीम में शामिल किया गया है, तो मोहम्मद रिजवान जो कि एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि उनको किसी किस्म का मसला हो, बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में खेलें। अगर वो मुकम्मल वर्ल्ड कप खेलते हैं तो फिर तो आपको सरफराज अहमद की दूसरे विकेट कीपर या किसी भी दूसरे विकेट कीपर की टीम में जरूरत नहीं है। तो फिर तो सरफराज को रिजर्व में जाना चाहिए था। वैसे सरफराज को पहले चाहिए था, तो जिस तरह से किया गया है वो एक नौजवान खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती है। किसी भी नौजवान क्रिकेटर के साथ इस तरह से होना नहीं चाहिए जिसमें उनके साथ उनको बुरे अल्फाज में याद किया गया। हो गए जिन्होंने उनको सेलेक्ट किया और इस तरह से फास्ट ट्रैक पाकिस्तान की टीम में लाए हैं। तवाज़ुन थोड़ा बेहतर जरूर हुआ है जी, लेकिन अभी भी इस टीम में कई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, बेहतरी हो सकती है। तब्दीलियां और ज्यादा इसको बैलेंस किया जा सकता था और ज्यादा बेहतर किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल अब ये टीम सिलेक्ट हो चुकी है। हम सब की दुआ यही है कि ये वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज लेकर के आए, पाकिस्तान की टीम बेहतर क्रिकेट खेले और पाकिस्तान की टीम की जो तवक्कुआत हैं T20 चैंपियनशिप से उन पर वो पूरा उतरने की कोशिश करे। अब ठीक है, जो सिलेक्ट हो गए हैं यही हमारे हैं और हमने इन्हीं को सपोर्ट करना है। अच्छा तलाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा हैदर अली के इंक्लूजन पे, जो आयन बिशप थे उन्होंने भी कहा कि ये एक अच्छी चीज़ है कि हैदर अली को शामिल किया गया। हैदर अली का स्पेशली जो टीम में रोल है या T20 में रोल है या यूएई की कंडीशंस को देखते हुए आप क्या कहते हैं? देखिए, हैदर अली नेशनल T20 में तो नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त खेले हैं। 3 उन्होंने 50s किए हैं और हाईएस्ट स्कोरर भी हैं वो नेशनल T20 कप के। लेकिन वही बात आ जाती है कि जिस तरह आपने कहा कि यूएई की कंडीशंस में ये क्या करेंगे। यूएई में मतलब ये ना ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, ना इन्होंने अपने आप को अभी तक मनवाया है यूएई में। तो इनको सिर्फ और सिर्फ वही बात है कि एक मीडिया का एक प्रेशर बनता जा रहा था कि जी आपने गलत टीम सिलेक्ट की है। इनको ज़ाहिर बात है जब आपके दिल में थोड़ा चोर होता है कि यार मैंने सही टीम नहीं सिलेक्ट की, तब फिर आप इस तरह की डिसीजन कर लेते हैं। जिस तरह हाफिज साहब ने कहा है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा इनको अपनी सिलेक्ट की हुई टीम में चेंजेस करनी पड़ी। मतलब आपने 3 रिजर्व रखे हुए थे, उस्मान कादिर था, शाहनवाज धानी था, उनमें से आपको किसी को नहीं लेके आए और आपको सिर्फ नेशनल T20 की बेस पे। अब इंडिया में इस वक्त IPL चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने तो ये कुछ नहीं किया कि जी ये खिलाड़ी IPL में अच्छा खेल रहा है तो इसको चलो हम सिलेक्ट कर लें, ये जो है IPL अच्छा नहीं खेल रहा है इसको टीम से ड्रॉप कर दें। तो ये यहाँ पे ही होता है कि जब आपके दिल में थोड़ा खोट होता है कि यार अब हमसे सवाल होंगे, मीडिया पे उंगलियां उठाएगा कि हमने टीम नहीं सिलेक्ट की, तो चलो फिर नेशनल T20 की बेस के ऊपर सारी के सारी चेंजेस करना है। तो ये मसला है बस। अच्छा हाफिज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नेशनल T20 कप की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो साहिबजादा फरहान है, उन्होंने भी शुरू से ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं और टॉप स्कोरर भी हैं, 350 रन किए उन्होंने। और उसके अलावा अगर शर्जील खान को भी देखा जाए
तो शर्जील खान ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और उनका भी एवरेज अच्छा है नेशनल T20 कप में। तो आप क्या देखते हैं, अगर इन दोनों में से, चाहे चलें साहिबजादा फरहान जो है उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है या वो उतनी क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन अगर शर्जील खान को शामिल किया जाता तो क्या हमारा जो ओपनिंग का जो एक अच्छा ओपनिंग स्टार्ट हमें मिल जाता वर्ल्ड कप स्क्वाड में? देखिए, बात यह है कि आप 1.5 साल से जिन खिलाड़ियों के साथ ओपनिंग कर रही है पाकिस्तान की टीम एंड वर्ल्ड कप के ऊपर, और वो दोनों खिलाड़ी पाकिस्तान की पूरी टीम में जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं उन सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं, उन सबसे बेहतर परफॉर्मर्स हैं, उन सबसे ज़्यादा रन इन्होंने किए हैं। अब यका आप अचानक उठा के तो उनको शामिल नहीं कर सकते हैं। शर्जील खान को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो फिर आजम खान को भी रख लेते हैं। तो आप वर्ल्ड कप में जब जाते हैं तो आप अपना जो टैलेंट है, जो आपके क्रिकेटर्स हैं, वो आप दुनिया के सामने रखते हैं कि ये हमारा आउटफिट है, जिसको देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, जिसको देख के लोग मुतासिर होते हैं, जिसको देख के लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर होगा दुनिया में जो शर्जील खान की जिस्मानी साख को देखकर या आजम खान को देखकर कहेगा कि यार मैं क्रिकेटर बनना है। तो इसलिए और दूसरी बात यह है कि ये जो हर टूर्नामेंट के बुनियाद के ऊपर आगे से आपने एक टूर्नामेंट की बुनियाद के ऊपर या 3-4 मैचेस की बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, इसने तो बेड़ा गर्क किया है पाकिस्तान का। आप सबसे पहले बेहतर प्लेयर्स को मुंतखब करें, फिर उनको सपोर्ट करें, बेहतर प्लेयर्स को मुंतखब करें उसकी बुनियाद के ऊपर जो उनकी परफॉर्मेंसेज लगातार परफॉर्मेंसेज हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में, 1 डे में, आपकी T20 में, ये 3 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप किसी को उठा के मुंतखब कर लेंगे, और ये नेशनल T20 में जितने थोक के हिसाब से कैच छूटे हैं, क्या आप वर्ल्ड लेवल पे ऊपर वर्ल्ड T20 में जाएंगे तो दुनिया ऐसे कैचेस छोड़ेगी जितनी यहाँ पे आप फैमिली का फुकदान होता है, मनसूबाबंदी की कमजोरी होती है, और खिलाड़ी जिस तरह से यहाँ पर खेलते हैं, क्या यही प्रेशर वर्ल्ड T20 में भी होगा? वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको आपके फेवरेट जोन में बॉल्स नहीं कराए जाते हैं, वहाँ पे आपको आपकी खामियों के ऊपर पकड़ा जाता है। इसलिए इस नेशनल T20 को सामने रखकर हमने हैदर अली को मुंतखब किया है, लेकिन वहाँ पर जब आप यूएई में चले जाएंगे बिल्कुल कतई तो मुकम्मल तौर पर आपको मुख्तलिफ क्रिकेट देखने को मिलेगी, मुख्तलिफ नताइज देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हमारे पास था, जिस तरह से गुज़िश्ता 3 बरस में क्रिकेट को पाकिस्तान में चलाया गया, उसके बाद आपके पास यही बचता था और यही आप लेकर गए हैं। और बस अब बात करेंगे तो कुछ ठीक हो जाएगा, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। अच्छा, तो हाफिज साहब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि जो रमीज़ राजा हैं चेयरमैन पीसीबी, लास्ट टाइम उन्होंने जो बोला था कि जो उनका मौक़िफ़ था शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ को लेके, वही उसी तरह का सख्त मौक़िफ़ जो था वो उनका शर्जील खान वगैरह के बारे में भी था। उन्होंने कहा था कि जो हफीज़ और शुएब मलिक के बारे में कि 37-38 साल के क्रिकेटर्स तो वो तो आ गए, लेकिन अब जो है क्या शर्जील खान को मुस्तकबिल में या जैसे वो परफॉर्म किया है, अगर आगे वो परफॉर्म ऐसे करते रहते हैं तो क्या उनके इम्कानात हो सकते हैं? देखिए, बात यह है कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब रमीज़ राजा चेयरमैन नहीं थे, वो उस वक्त और रमीज़ राजा थे, अब वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं तो अब और रमीज़ राजा, उनकी सोच बदलेगी, उनके हालात भी उनको बदलना पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वो नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें करना पड़ेंगी, ज़रूरत के मुताबिक करना पड़ेंगी। तो और दूसरी बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो 37 साल के हैं या 137 साल के हैं। जो आपके 25-25 साल के हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करके वो टीम में आए हैं ना। 25 साल के थे, उनका किसी ने बैट तो नहीं पकड़ा हुआ था कि वो नेशनल T20 में परफॉर्म ना कर पाएगा। उससे पहले जब 1.5 साल तक वो टीम का हिस्सा थे तो किसी ने उनका बैट तो नहीं पकड़ा होता था कि वो स्कोर ना करें। ठीक है, स्कोर इन्होंने नहीं किया, परफॉर्म इन्होंने नहीं किया, तो वापस उनकी तरफ गए हैं ना। तो जो लोग पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये किसी को अगर 25 साल का अच्छा लगता है, 37 साल का अच्छा नहीं लगता, तो उसने 37 साल वाले को अपनी टीम में रखना नहीं है और 25 साल वाले को रखना है, तो ये इंसाफ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक दूसरे शर्जील खान का, अगर वो करते हैं कि शर्जील खान अपनी सजा उन्होंने पूरी की है जी, और अगर सारे लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब कर सकते हैं, इनसे ज्यादा लोगों ने हो सकता है कुछ ऐसे काम किए हों और वो उस तरह से लोगों के सामने, पब्लिक की आवाम के सामने ना आए हों, इससे ज्यादा काम किए हों, और वो रमीज़ को पता होगा, किसने रमीज़ राजा साहब को पता होगा किसने क्या कुछ किया है, और बहुत सारे लोगों को बेहतर पता होगा क्योंकि वो उस वक्त टीम का हिस्सा थे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको अपने मामलात में लचक जरूर रखनी चाहिए। कोई ऐसी पॉलिसी आपके पास जब ना हो कि जहाँ पर आप अपने पसंदीदा को छोड़ दें और जो आपको ना पसंद हो उसको आप उसके लिए दरवाजे बंद कर दें, तो ये मुनासिब तरीका वैसे ही नहीं है। अच्छा तलाल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा साहिबजादा फरहान के बारे में। उनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए नेशनल T20 कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, टॉप स्कोरर भी हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को आप क्या देखते हैं या मुस्तकबिल में उनको कहां देख रहे हैं?
जी, साहिबजादा फरहान इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी खेले हुए हैं। इन्होंने 2-4 मैचेस खेले थे और उसमें उनकी परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। जैसे हाफिज साहब कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक नेशनल T20 टूर्नामेंट में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ खिलाड़ी होते हैं डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं। यानी हमारे पास बहुत सी इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं कि इंडिया के वसीम जाफर थे, वो जब अपने वहाँ पे रणजी ट्रॉफी खेलते तो ऐसे लगता था कि जिस तरह वो सचिन तेंदुलकर से बड़े बैट्समैन हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते थे वो फेल हो जाते थे। उस तरह के इंग्लैंड के मार्क रामप्रकाश थे, उन्होंने 50,000 के करीब काउंटी क्रिकेट में रन किए थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में 20-25 मैच खेले, उसमें फेल हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो है ना हर ही अगर बंदा जो है नेशनल टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहा हो उसको आप सिलेक्ट कर लें। आपको ये भी देखना पड़ता है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। ऐसा खिलाड़ी जो कि इतनी बड़ी स्टेज पे जब इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने सामने देखे, क्राउड देखे, तो वो घबरा ना जाए, उसके हाथ पैर ना फूल जाए। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तलाल डार हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और यूएफए नेशंस लीग पे बात करते हैं, जिसका फाइनल जो है वो फ्रांस ने अपने नाम कर लिया। Shot, and seconds after they nearly conceded, Spain are ahead. Mbappe and Benzema. Benzema! Superb from Karim Benzema, and France are level straight away. Goalkeeper got something on it, not enough. Can he finish it? You bet he can. France ahead. They're claiming offside here. They'll have to have a look at it. But it looks like Kylian Mbappe might have turned this around here for France. From 1 down to 2-1 up. जी, बात करेंगे यूएफए नेशंस लीग के फाइनल की। फ्रांस ने यूएफए नेशंस लीग का ताज अपने सर पे सजा लिया है। फाइनल में स्पेन को 2-1 से शिकस्त हुई और जो स्पेन है उसकी यंग टीम थी, अच्छा परफॉर्म किया, जबकि पहला गोल भी जो है वो स्पेन की तरफ से किया गया, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया फ्रांस ने ऑफ कोर्स, और फ्रांस ने टाइटल अपने नाम कर लिया 2-1 से। फ्रांस की तरफ से करीम बेंजीमा और किलियन म्बाप्पे ने 1-1 गोल स्कोर किया। तलाल डार हमारे साथ मौजूद हैं, इसी पर बात करते हैं। तलाल, क्या कहेंगे आप, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए, स्पेन ने यंग खिलाड़ी थे स्पेन के, फिर भी परफॉर्म किया लेकिन हार गए। जी बिल्कुल, खास तौर पे इटली की जो थोड़े अरसे पहले टीम यूरो कप की चैंपियन बनी थी, 2-3 साल से वो अनडिफीटेड थे, लगातार 37 मैच अनडिफीटेड रहना कोई छोटी बात नहीं थी। और उस स्पेन ने उस टीम को हराया, तो ये काफी बड़ी बात थी। और इवन फाइनल में अगर आप देखें तो 66वें मिनट में इन्होंने पहला गोल कर लिया था और उसके बाद फिर करीम बेंजीमा ने अपनी क्लास दिखाई। आपको याद होगा कि करीम बेंजीमा 2-3 साल तक जो है ना इनका कुछ डिसिप्लिन इश्यूज थे, जिसकी वजह से फ्रांस की टीम से बाहर रहे थे। 2018 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी ये नहीं थे और उनको ये यूरो कप के लिए स्पेशली बुलाया गया था, क्योंकि वहां पे पोर्चुगल और जर्मनी दोनों इनके ग्रुप में थे फ्रांस के यूरो कप में, और उन्होंने अपना ये देखें एक्सपीरियंस शो किया। और अगर आपको याद हो यूरो कप के अंदर किलियन म्बाप्पे ने एक पेनल्टी मिस की थी डिसाइसिव, जिसकी वजह से वो बहुत जो है ना डिसहार्ट हुए थे, बड़े मायूस हो गए थे। अब बेंजीमा ने उनको कॉन्फिडेंस वापस दिलाने के लिए उन्होंने सेमीफाइनल में कहा कि आप पेनल्टी लें। हालांकि बेंजीमा को मैनेजर ने कहा था कि पेनल्टी आपने लेनी है, आप पेनल्टी टेकर हैं, लेकिन उन्होंने खुद से जो है ना कहा कि आपका कॉन्फिडेंस हमने वापस लाना है, आप गोल करें। और आप देखिए कि फिर वो आखिरी गोल जो है फाइनल के अंदर वो फिर उन्होंने ही किया, किलियन म्बाप्पे ने। और बेंजीमा ने जो गोल लेवल किया 66वें मिनट में, 2 मिनट बाद ही उन्होंने गोल किया, वो भी बड़ा क्लासिकल गोल था। तो ये शो करता है कि आपके जो बड़ा खिलाड़ी होता है, तजर्बाकार खिलाड़ी होता है, उसकी आपको कितनी ज्यादा जरूरत होती है। अच्छा, अगर बात की जाए इटली की परफॉर्मेंस की, जैसे आपने अभी बताया कि अनबीटन थी अभी तक इटली, और उन्होंने इंग्लैंड को यूरो कप में इंग्लैंड के घर में उन्होंने फाइनल हराया, लेकिन अपने घर में इटली जो है वो हार गई। क्या इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, फीफा वर्ल्ड कप है अगले साल, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनकी तैयारी कैसी लग रही है? देखिए उनके प्लेयर थोड़े से स्ट्रेस भी होगा, थोड़े से थके हुए भी होंगे,
थ्रू आउट पूरा समर, मतलब आगे खिलाड़ी जो 9 महीने लगातार क्लब फुटबॉल खेलते हैं, ये 2-3 महीने की इनको ब्रेक मिलती है मई से अगस्त के दरमियान। जिस साल वो यूरो कप और वर्ल्ड कप खेलते हैं उस साल उनको वो ब्रेक भी नहीं मिलती, तो थोड़ा स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली वर्कलोड का भी। और ऐसे में हमने देखा कि चिलीनी जो उनके जो मेन डिफेंडर हैं, सेंट्रल डिफेंडर हैं उनके, वो उनको स्टार्ट नहीं कराया गया। जब उनको रेड कार्ड हुआ बनुची को, उसके बाद उनको लेके आए सेमीफाइनल में। तो इससे पता चलता है कि इटली की भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी, उनको था कि यूरो कप हमने ऑलरेडी जीत लिया हुआ है, यूएफए नेशंस लीग हम ना भी जीते। तो इससे पता चलता है उन्होंने, इटली ने इसको इतना सीरियस लिया। लेकिन फिर भी आप देखिए कि थर्ड पोजीशन का जो मैच था उसमें उन्होंने बेल्जियम को हरा दिया, हालांकि बेल्जियम की भी बड़ी अच्छी टीम है। तो बेल्जियम को उन्होंने हराया, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट तो खैर उन्होंने दे दी है कि अगले साल जो वर्ल्ड कप होना है उसमें हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अच्छा, तो कालियान म्बाप्पे की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, क्योंकि 2018 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्टार थे, और उसी वक्त मतलब दुनिया ने देखा कि किस तरह या किस कैलिबर के वो खिलाड़ी हैं। और अभी पिछले दिनों जैसे यूरो फुटबॉल कप जो था उसमें अगर उसके फाइनल में देखा जाए, उन्होंने जब पेनल्टी मिस की जैसे आपने बताया, उसके बाद जो रिएक्शन आया शायकीन का वो भी मतलब बहुत हार्श था। और किस तरह जो स्याह फाम थे उनको भी निशाना भी बनाया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। तो आगे जो फ्रांस की टीम की तरफ से जो म्बाप्पे हैं वो किस तरह, क्या कहां पे उनको देख रहे हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखें, वो इस वक्त वर्ल्ड के जो है ना फ्यूचर के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, अगर हम बात करते हैं ना कि मेसी और रोनाल्डो को कौन रिप्लेस करेंगे, तो उनमें उनका शुमार होता है। और बेंज़ेमा जो उनसे बड़े प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि वो रियल मैड्रिड के रडार पे हैं। रियल मैड्रिड की कोशिश है कि उनको जो है ना अपने एक पास बुला लिया जाए, और उसके लिए वो 150 मिलियन तक देने को तैयार थे इस समर विंडो में। लेकिन पीएसजी ने कहा कि नहीं जी, हम चाहते हैं कि नेमार, बापे और मेसी, इन तीनों को कम से कम एक सीजन हम एक साथ खिलाएं, चैंपियंस लीग खेलने के बाद, जीतने के बाद हम इनको भेज देंगे। तो ये भी चांस है कि वो रियल मैड्रिड चले जाएं। अगर वो रियल मैड्रिड चले गए तो फिर और ज्यादा हाइप हो जाएगी। आपको पता है स्पेनिश लीग में हमेशा ही बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते रहे हैं। मैराडोना खेले स्पेनिश लीग में, फिर रोनाल्डो जो ब्राजीलियन थे वो खेले, जिडेन खेले, और तमाम ही बड़े प्लेयर जो हैं वो खेलते रहे इस लीग के अंदर, रोनाल्डिनियो खेले। तो जब वो यहाँ पे आएंगे तो इनको और ज्यादा हाइप मिलेगी। अभी तक वो कोई बहुत बड़ी लीग में नहीं खेले, फ्रेंच लीग में वो खेल रहे हैं, लेकिन जब वो स्पेनिश लीग में आएंगे और ज्यादा हाइप मिलेगी, और ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगी, तो फिर इनका और ज्यादा चांस है कि इंप्रूव करें। अच्छा, ये जो अभी बैक टू बैक लीग हुई, यूरो कप हुआ, उसके बाद ये यूएफए नेशंस लीग थी, तो इनको देखते हुए आपको क्या लगता है, स्पेशली यूएफए नेशंस लीग को देखते हुए आपको क्या लगता है फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी टीम फेवरेट होगी? और प्लेयर्स को देखा जाए तो कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे नजर है शायकीन की? देखें, बात वहीं आ जाती है कि फ्रांस ने यूएफए नेशंस लीग को ये चाहते तो इतना सीरियस ना लेते, लेकिन उन्होंने भी एक स्टेटमेंट कायम करी थी। क्योंकि हमने देखा है जो पिछले 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप्स हुए हैं उनमें से 4 में डिफेंडिंग चैंपियन पहले ही राउंड में बाहर हो जाता है। यानी कि फ्रांस जो है वो 1998 का वर्ल्ड कप जीती, 2002 में वो पहले राउंड में बाहर हो गई। फिर हमने देखा कि जर्मनी की टीम थी, वो जीती वर्ल्ड कप, अगले वर्ल्ड कप में वो पहले राउंड में बाहर हो गई। तो अब फ्रांस के ऊपर इस हवाले से बड़ा प्रेशर आ गया कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमने इस सिलसिले को खत्म करना है और वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सबकी नजरें फ्रांस पे होंगी। और फिर वही बात आ जाती है कि कैलियन म्बाप्पे अगले साल अगर वो रियल मैड्रिड वो ज्वाइन कर लेते हैं जून में या अगस्त में, तो सबकी नजरें उनके ऊपर होंगी। वर्ल्ड कप में वो एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर जाएंगे, उनको और ज्यादा प्रूव करना होगा अपने आप को, और चांसेस हैं, बल्कि तकरीबन यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि मेसी और रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। तो अर्जेंटीना भी पूरा जोर लगाएगी कि जाते जाते मेसी को वर्ल्ड कप जिता के भेजें, पोर्चुगल जोर लगाएगी कि रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जिता के भेजें, फ्रांस के पास भी एक होगा एक्स्ट्रा, और उसके बाद वही बात कि कतर में पहली बार हो रहा है वर्ल्ड कप। तो इस हवाले से बड़ा एक्साइटेड होने वाला है अगला वर्ल्ड कप। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तलालडार हमारे साथ मौजूद थे। यूएफए नेशंस लीग का फाइनल था रात, जो फ्रांस ने अपने नाम किया। फ्रांस डिफेंडिंग चैंपियन भी है, आगे फीफा वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अच्छा परफॉर्म किया। स्पेन की यंग टीम थी, लेकिन फिर भी स्पेन हार गई। और आगे जो फीफा वर्ल्ड कप है, आप देखते हैं क्या उसमें टाइटल को डिफेंड कर पाती है फ्रांस या नहीं। और जो अगर स्पेन की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो उन्होंने अनबीटन इटली को शिकस्त दी उनके घर में, होम ग्राउंड पे, तो ये एक अच्छा साइन है स्पेन के लिए भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।